Hi guys, it's Fahad Islam Khokhar again and welcome to lecture number 7. We are done with academic writing. अब वो हमें boring stuff नहीं हमें पढ़ना पड़ेगा. Now we are heading towards another boring stuff, which is content writing. Content writing क्या होती है, इसको क्यों इसको करना ज़रूरी है, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, और इसका स्कोप क्या है इंटरनेट के ऊपर, इसके बारे में हम आज थोड़ी डिस्कशन करेंगे. देयर विल बी नो असाइनमेंट फॉर दिस लेक्चर, सो यू कुड फील रिलैक्स्ड. जो प्रीवियस असाइनमेंट है जो आपको दी हुई है आप उसी को कंटिन्यू रखें और आज आप उसको सबमिट कराएं ASAP. सो getting back to the subject, what is content writing? Content writing is the writing that is specifically done for web the websites or blogs जो भी होते हैं इंटरनेट के ऊपर, उसको content writing कहते हैं. इसके लिए हमारे पास ये ऐसे नहीं है that you get a topic in your mind or and you just start writing on it. It's literally not like that. There are some strict do's and don'ts for this, but they are not as that much strict as they were in academic writing, क्योंकि वहां पे तो हमें मार्क्स लेने का होता है या फिर क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन से डील करना होता है. द कंटेंट राइटिंग is the thing that you are normally doing for yourself if you own a blog. ठीक है, सो देयर इज नो थर्ड पार्टी जो कि आपके लिखे हुए कंटेंट की कोई स्क्रूटनी करेगी, इस तरह का कोई चक्कर नहीं होता. सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द वेब फॉर्मेटिंग टूल्स जो हैं, जो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ डिस्कस करूंगा. कुछ टूल्स जो हैं जिनमें से एक प्लेजरिज्म का एक टूल है जो आपके साथ मैंने शेयर किया. इस तरह के एक दो और टूल हैं जो कि जो स्पेसिफिकली कंटेंट राइटिंग के अंदर यूज हो सकते हैं, वो भी यूज हो सकता है. तो उनको हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे. कहाँ कहाँ पे आप कंटेंट लिख सकते हैं, जैसा कि ब्लॉग्स होते हैं सोशल नेटवर्क के ऊपर, किसी के पेज के ऊपर किसी की पोस्ट आपने डालनी है, उसका कंटेंट आपने लिख रहा है. ई कॉमर्स साइट्स के ऊपर जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अगर आपने रिव्यू लिखने हो वो आप कर सकते हैं. न्यूज़ एग्रीगेटर जो न्यूज़ की वेबसाइट्स होते हैं उनके अंदर आपने ये सब कुछ लिखना हो, जिनमें न्यूज़ इकट्ठी होती हैं. एग्रीगेट मीन्स टू गैदर द स्टफ. और कॉलेज वेबसाइट्स हो गई, स्कूल की वेबसाइट्स होगी, डिफरेंट इस तरह की वेबसाइट के लिए आपने कंटेंट लिखना होता है. और एक बेसिक वेबसाइट जो भी आपसे लिखवाई जाए तो उसके अंदर जनरली ये 8 से 10 चीजें होती हैं जो कि लिखी जाती हैं आमतौर पे. कोई आपसे कहेगा कि वेबसाइट का कंटेंट आपसे निकलवाना है तो उसका मतलब ये होता है कि उसने होम पेज जो पहला पेज जो भी आप खोलते हैं उसको कहते हैं होम पेज. और उसके अंदर आपने अक्सर देखा होगा एक अबाउट अस पेज होता है, कॉन्टैक्ट अस होता है, जिसके अंदर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, आपकी प्राइसिंग होती है, आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो रिव्यू छोड़ के गए होते हैं. एंड दिस कॉन्सेप्ट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द क्या कहते हैं हमारा जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं. ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कोई भी बंदा एक सॉफ्टवेयर पहले परचेज करके गया है, उसका रिव्यू क्या है, लोग उस रिव्यू को देखकर उसको आगे मजीद बाय करते हैं. इफ़ यू गो टू दराज.pk और फ्लिपकार्ट और whatmobile.com, ये सब वेबसाइट हैं जो कि ई कॉमर्स की हैं. उसके अंदर आप डिफरेंट लोगों के रिव्यूज देखते हैं एंड यू गेट सेटिस्फाइड विद दैट. और उसके बाद लोग जो हैं दे आर मोर लाइकली टू परचेज देयर सर्विसेज एंड देयर प्रोडक्ट्स एज वेल. और ये इसमें दो नंबरी बहुत ज्यादा होती है, लोग पेड रिव्यूज लिखवा लिया करते हैं. सो एथिकल तो नहीं है, बट इस तरीके से ये है कि बिजनेस जो है चलने लग जाता है. इसी तरह से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उसी प्रोडक्ट के बारे में या आपकी सर्विसेज के बारे में, वो लोग लिखवाते हैं. प्रिवेसी पॉलिसीज, पूरी जो टर्म्स ऑफ सर्विसेज होते हैं वो लोग आपसे लिखवाते हैं. या फिर कुछ वेबसाइट्स के ऊपर ब्लॉग जो है वो अलहदा से होता है. ठीक है, एक ब्लॉग और वेबसाइट में थोड़ा फर्क होता है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या इसमें फर्क है इन दो बातों के अंदर. ये ब्लॉग जो है एक अलहदा चीज है, ठीक है, मगर ये वेबसाइट का हिस्सा होता है और इसके अंदर आपके आर्टिकल्स जो हैं डिफरेंट इसके अंदर पोस्ट किए जाते हैं. ठीक है, और ये एसेंशियल नहीं है, ये ऑप्शनल एक चीज है. ठीक है, लोग हो सकता है आपसे ये भी फ्रीक्वेंटली आ क्वेश्चन भी ना लिखवाएं, प्रीवियसली पॉलिसीज भी ना लिखवाएं, मगर आम तौर पे होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और आपके जो सर्विसेज का जो एक पेज होता है प्राइसिंग का, प्राइसिंग सर्विसेज, वो ये जो 4 चीजें ये बहुत ज्यादा एसेंशियल होती हैं किसी भी वेबसाइट का कंटेंट अगर आपने लिखना हो तो. एनी हाउ,
अब मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल एक चीज होती है और एक चीज होती है ब्लॉग पोस्ट। इनके अंदर दोनों में एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, जिसको जान लेना इतना भी जरूरी नहीं है। आपको समझ आ जाए तो ठीक है, ना आए तो इट डजेंट मैटर। ऑलमोस्ट सेम चीजें। बस बात ऐसे कि आर्टिकल जो होता है आपका, वो स्पेसिफिकली लिखा जाता है जब आपका कोई स्पेसिफिक बिजनेस है और वो बिजनेस अफेक्ट होता है करंट, जो भी आपके कंट्रीज में कोई जो सिनेरियो चल रहा है उसकी वजह से। ठीक है। यानी आपने जो भी बिजनेस आपका फाइनेंस से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट की उतार चढ़ाव, वो सारा पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है, तो आपको अपने क्लाइंट को एक्चुअली अप टू डेट रखना होता है। ठीक है। उसके लिए आपके लिए जरूरी होता है कि आप जाकर अपने क्लाइंट को बताएं कि इस वजह से ये सब हो रहा है और ये आगे फोरकास्ट है, आपके बिजनेस में ये बढ़ावा आएगा, ये उतार आएगा, ये चढ़ावा आएगा, वगैरह वगैरह। और ये जो ब्लॉग होता है आपका, ब्लॉग आमतौर पे स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक बंदे से एसोसिएटेड होता है। ठीक है। कि अगर अपना एक ब्लॉग स्टार्ट करूं, ठीक है, तो मैं शायद उस वेबसाइट को अपने नाम से मंसूब रखूंगा। जैसे अशरफ चौधरी साहब का एक अपना ब्लॉग है। ठीक। तो उस वेबसाइट के ऊपर जो भी ब्लॉग आते हैं वो अशरफ चौधरी साहब के रिलेटेड होते हैं, उन्होंने खुद लिखे होते हैं। ठीक है। तो ब्लॉग जो होता है उसका मतलब ये है कि आप पर्सनल लेवल पे उतर कर आए अपने उसके साथ, जो आपका विजिटर है, जो भी आपके वेबसाइट पे आता है, उसके साथ एक पर्सनली आपने एक रिश्ता कायम करना होता है ब्लॉग पोस्ट के थ्रू, जिसके अंदर उनको इनकरेज किया जाता है कि आप कमेंट करें, इनको शेयर करें सोशल मीडिया के ऊपर। तो दिस इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट। ठीक। तो ऑलमोस्ट सेम ही चीजें हैं, कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है, बस इनके यूजेज में थोड़ा सा डिफरेंस है कि वही स्टफ है, अगर उसको डिफरेंट वेबसाइट पर डाल दिया जाए तो वो ब्लॉग बन जाएगा, अगर उसी ब्लॉग पोस्ट को डिफरेंट एक और वेबसाइट पर डाल दिया जाए तो उसको आर्टिकल कहने लग जाएंगे। तो कॉन्टेक्स्ट अगर जान लिया जाए एक चीज का और पर्पस जान लिया जाए तो आपको आर्टिकल और ब्लॉग का फर्क समझ में आ जाता है। Huh. Next thing, it is a little bit interesting but a little bit complex concept as well. SEO क्या चीज होती है? आपने बहुत दफा इंटरनेट पे इस चीज को सुना होगा कि SEO क्या चीज होती है। SEO होता है हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये क्या चीज होती है कि आपने जो भी अपना जो आपके आर्टिकल्स हैं, जो आपने कंटेंट लिखा है, उनको ऑप्टिमाइज करना और गूगल के ऊपर लेकर आना। ठीक है। गूगल के ऊपर उसको इंडेक्स करवाना, उसको पहले पेजेस के ऊपर लेकर आना। फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ पर्सन, और अगर उसको सैमसंग का कोई प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, वो लगता है सैमसंग गैलेक्सी S9 Note 8 जो भी लिखता है, और उसको गूगल करता है, तो पहले 10 जो रिजल्ट आते हैं पहले पेज के ऊपर, वो होते हैं जिनकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी हुई होती है, उन आर्टिकल्स की, उन सोर्सेज की जो भी आपके सामने खुलते हैं नॉर्मली। ठीक है। तो इसके होते हैं दो पार्ट। एक को कहते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और एक को कहते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक। हमारा जो स्कोप है इसका, स्कोप ऑफ सर्विस जो इस कोर्स का है परटेनिंग टू द ब्लॉग राइटिंग, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है हमारे। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। क्यों इंक्लूडेड नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर हम इंशाल्लाह एक स्पेसिफिक एक अलहदा कोर्स पूरा डिजाइन करेंगे, तो उसके अंदर हम 2019 में इंशाल्लाह चंद चंद माह के अंदर आपके सामने वो कोर्स आप सबके सामने होगा इंशाल्लाह अल अजीज। और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कब की जाती है? ये की जाती है ड्यूरिंग राइटिंग एन आर्टिकल। ठीक है। सो ये चीज स्पेसिफिकली राइटिंग से रिलेटेड है, ये चीज राइटिंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। लूजली रिलेटेड है, मगर ये आर्टिकल लिखते हुए ऑप्टिमाइजेशन जो की जाती है ड्यूरिंग द रिटन प्रोसेस, उसको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। उसके अंदर क्या क्या पार्ट आ जाते हैं? उसके अंदर फॉर्मली तरीके से आपका किया जाता है, कीवर्ड रिसर्च आपकी होती है, कि आपने जो पर्सन गूगल के ऊपर कोई स्पेसिफिक कीवर्ड लिखता है, कोई वर्ड लिखता है, और फिर वही वाले आर्टिकल आपके ऊपर आते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने इस चीज के ऊपर सर्च किया कि डिप्रेशन के ऊपर, ठीक है, डिप्रेशन के ऊपर अगर किसी ने सर्च किया तो उसके पास
वही वाले आर्टिकल ऊपर आएंगे जिस आर्टिकल के अंदर डिप्रेशन का कीवर्ड यूज हुआ है, ठीक है। एंजाइटी वाले उसके अंदर नहीं आएंगे, ऑल दो दे आर लूजली रिलेटेड टू ईच अदर, मगर एंजाइटी वाले नहीं आएंगे, डिप्रेशन वाले आएंगे, ठीक है। उसका टाइटल जो होता है आपके आर्टिकल का वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, उसके अंदर भी आपके कीवर्ड यूज होते हैं, ठीक है। आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन और स्निपेट होती है, जो स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि मेटा डिस्क्रिप्शन और स्निपेट आपकी क्या होती है। हेडिंग टैग्स, आपके जो हेडिंग होती है उसके अंदर आपने टैग्स डालने होते हैं, टाइटल के अंदर भी और हेडिंग के अंदर भी। यही कीवर्ड जो है आपके इसके अंदर यूज होते हैं, हेडिंग के अंदर भी, टैग्स के अंदर भी, और आपकी बॉडी के अंदर भी। बॉडी जो आप एक आर्टिकल को लिख रहे हैं, यही कीवर्ड आपकी बॉडी के अंदर भी जाके यूज होते हैं, और यही कीवर्ड आपके आल्ट टेक्स्ट के अंदर भी यूज होता है। आल्ट टेक्स्ट क्या चीज होती है? आल्ट टेक्स्ट वो चीज होती है कि जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और आपका इंटरनेट अगर स्लो है और आप एक उस पेज के ऊपर एक इमेज था, वो इमेज आपको नजर नहीं आता ड्यू टू स्लो इंटरनेट, मगर उस इमेज की जगह एक टेक्स्ट लिखी हुई आपको नजर आती है, दैट इज कॉल्ड द आल्ट टेक्स्ट। उस आल्ट टेक्स्ट के अंदर भी आपको अपने कीवर्ड को डालना होता है। इस कीवर्ड का कहाँ कहाँ काम है? टाइटल के अंदर, मेटा डिस्क्रिप्शन में, हेडिंग टैग्स में, बॉडी के अंदर और आल्ट टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा परमालिंक भी एक चीज होती है, परमालिंक मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सका, ठीक है। तो उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। मिनिमम ये 5 से 6 जगह जहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है? ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन सिंपली ये है कि आपने एक आर्टिकल बना लिया, अब आप इसकी लिंक बिल्डिंग कैसे करेंगे, इसको दूसरी वेबसाइटों से आपने जोड़ना कैसे है, ठीक है। एक आपकी वेबसाइट है और एक दूसरी वेबसाइट है, एक तीसरी वेबसाइट है, एक चौथी वेबसाइट है, आपने अपने आर्टिकल को इन सब के साथ जोड़ना है, ठीक है। और कि ऐसे हो कि जो विजिटर इस वेबसाइट पे आए वो फौरन जंप करके आपकी वेबसाइट पे आ जाए, ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। और जो इस वेबसाइट पे आए वो यहाँ से जंप करके इस वेबसाइट पे आ जाए, इधर से भी आ जाए, ठीक है। सो दिस डजेंट मैटर कि आपकी लिंक बिल्डिंग ज्यादा उनके साथ, ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट्स के साथ हो, नहीं। आपकी अगर एक लिंक भी अगर आपका स्ट्रांग है, फॉर एग्जांपल अगर आपका लिंक बन जाता है CNN की वेबसाइट के साथ, तो CNN की वेबसाइट पे तो बहुत ज्यादा लोग आते हैं, ठीक है। उसके ऊपर इतनी ट्रैफिक आती है कि वहां पे लोग आएंगे और CNN आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भेजेगा, ठीक है। इस तरह से गेस्ट ब्लॉगिंग है, बहुत सी वेबसाइट गेस्ट ब्लॉग करने को देती हैं। आप गेस्ट ब्लॉग किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाकर उनका लिखें और उसके एंड पे अपनी वेबसाइट का भी लिंक छोड़ दें। इसी तरह से किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप कमेंट करें और कमेंट के एंड में अपनी वेबसाइट का लिंक छोड़ दें। ऐसी कंटेंट मार्केटिंग है, ऐसे ही यूट्यूब पे आप वीडियो लगाएं और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक आप छोड़ दें, अपने आर्टिकल का लिंक छोड़ दें। सो दीज आर सम ऑफ द वेज जिसके थ्रू आप ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। एक्चुअली देयर आर endless ways for doing so. ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन एक समंदर है, ठीक है, जिसके थ्रू आप मैनुअली आपने जो है जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप वो लेकर आते हो ट्रैफिक। सो दिस थिंग वाज सर्विंग टू गेट द विजिटर्स ऑटोमेटिकली, एंड दिस इज अ मैनुअल थिंग जो कि आप करते हो, जिसमें आप खुद एफर्ट करते हो, मैदान में उतरते हो। ये चीज अगर अच्छी की जाए तो गूगल आपकी वेबसाइट को खुद ही पहचान लेता है और आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक देना शुरू कर देता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ एसईओ। मैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आप लोगों को इंशाल्लाह अजीज सिखाऊंगा इसके अंदर। अच्छा, ये दो वेबसाइट्स हैं, blogger.com और वर्डप्रेस। ये दो फ्री टूल्स हैं जी, जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि आप एक वेबसाइट को किस तरह से बना सकते हैं। वो दौर चला गया जब आप किसी जगह पे बैठकर प्रोग्रामिंग किया करते थे और आपको जरूरत होती थी एक प्रोग्रामर हायर करने की। अब उस चीज की जरूरत नहीं है, आपको ये वेबसाइट्स, ये जो टूल्स हैं बने बनाए आपको थीम दे देते हैं। आपको सिर्फ जाकर इनके ऊपर साइन अप होना है और अपनी एक वेबसाइट इसके ऊपर आप बनाएंगे। थीम के अंदर ही सिर्फ आपने कंटेंट डालना है और अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर आनी है। सो blogger.com और वर्डप्रेस दो ओपन सोर्स टूल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनको आपको बाय करना नहीं पड़ता, सिर्फ इनको डाउनलोड करके आपको इसके अंदर थीम चूज करके कंटेंट डालना होता है और आपकी वेबसाइट बन जाती है। एज आई सी, आई डोंट नो अबाउट द स्टेटिस्टिक्स, मगर मेजोरिटी जो है 50-60% से ज्यादा जो वेबसाइट्स हैं वो आजकल वर्डप्रेस के ऊपर बनती हैं। सो वर्डप्रेस इज अ वेरी इजी टूल। जब मैं आपको आर्टिकल, ऑन पेज ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखना सिखाऊंगा नेक्स्ट
क्या कहते हैं लेक्चर, तब आपको मैं वर्डप्रेस के ऊपर थोड़ा बहुत काम करना बताऊंगा कि आप काम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और आप में से अगर किसी के अच्छे कोई मुझे ब्लॉग लिखेगा तो हम उसे इंशाल्लाह पब्लिश करने की भी कोशिश करेंगे। सो उसके लिए आपको एक ब्लॉग अपना स्टार्ट करने के लिए करना क्या है, आपको चाहिए डोमेन होस्टिंग, डोमेन एंड होस्टिंग। ठीक है, अब ये डोमेन क्या है और होस्टिंग क्या है जी? डोमेन होती है आपकी, ये जो आप देख रहे हैं किसी भी वेबसाइट के साथ आपकी ये लगती है info.co.uk। ठीक है, तो आपको, आप फर्ज कर लें आपको किसी एक स्पेसिफिक वेबसाइट आपको चाहिए जो कि है फर्ज कर लें कि एजुकेशन एजुकेशन प्रो डॉट कॉम। ठीक है, आपको ये अगर वेबसाइट चाहिए, फर्ज कर लें लेट्स से कि आपको ये चाहिए। ठीक है, तो आपको इसके लिए डोमेन और होस्टिंग दो चीजें आपको खरीदनी पड़ेंगी, डोमेन भी और होस्टिंग भी। अब पहले आपने डोमेन अगर लेनी है तो आप इनमें से किसी एक वेबसाइट पे जाएंगे, godaddy.com पे, होस्टगेटर पे या hoster.pk पे। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहां से आप डोमेन और होस्टिंग ले सकते हैं। आप जाके ये वहां पे जो आपकी मर्जी का जो लिंक है ये आप लिख के चेक करेंगे कि वहां पे इस चीज की डोमेन मौजूद है कि नहीं है, ये चीज मुझे .com में मिल सकती कि नहीं मिल सकती, नहीं तो .info में मिल सकती कि नहीं, .org पे, .co.uk पे, किस पे मिल सकती है आपको ये वाली जो आपकी डोमेन है। ठीक है, तो आपको इस तरह से वो डोमेन आपको वहां से खरीदनी पड़ेगी और साथ उसके आपको खरीदनी पड़ेगी होस्टिंग। अब होस्टिंग क्या चीज है? होस्टिंग एक आपको प्लान दिया जाता है, क्लाउड ड्राइव के अंदर आपको कुछ मेमोरी अलॉट कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल 1 GB की मेमोरी आपको दे दी जाती है 1 साल के लिए। क्या आप उस 1 GB की आपकी वेबसाइट होगी, उसके अंदर आप कंटेंट डालें, वीडियोस डालें, अपना इमेजेस डालें, टेक्स्ट, जो भी आप उसके अंदर जितना भी कंटेंट डालें, वो 1 GB उसकी लिमिट है। ठीक है, वो 1 साल के लिए आपको मिलती है। नॉर्मल इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन तकरीबन 2,000 रुपये होती है या 1,000 रुपये भी होती है। ठीक है, डिफरेंट कंपनी से डिफरेंट रेट्स हैं। तो अगर आप में से कभी किसी ने वेबसाइट खरीदनी हो तो ये दो इंटरनेशनल वेबसाइट हैं, गो डैडी और होस्टर गेटर.com, जिनमें से गो डैडी को बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूँ, इसको मैं रिकमेंड नहीं करता। और पाकिस्तान में से अगर आपने किसी से लेनी हो तो उसके लिए hoster.pk एक वेबसाइट है जो कि कराची में बेस्ड है, तो hoster.pk से आप डोमेन और होस्टिंग ले सकते हैं। बस एडवांटेज ये है कि इनसे आप बात करेंगे तो ये आपकी उर्दू में बात समझ जाएंगे कभी कोई मसला हो तो, इसलिए बस पाकिस्तानी से ले लेता है। वरना अगर आप लेना चाहें तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसी ऑथोरिटेटिव और एक ऑथेंटिक कंपनी गोडैडी जैसी, इनसे आपको अपनी डोमेन और होस्टिंग खरीदनी चाहिए। लेंगे डोमेन और होस्टिंग खरीद ली, उसके बाद अब हमने करना क्या है, हमें जरूरत क्या पड़ी हुई इतना सब करने की? ऑब्वियसली एक ही हमारा मोटिव है कि हमने पैसा कमाना है। अब वो पैसा कैसे कमाया जाएगा? हाउ डू वी अर्न थ्रू वेबसाइट और ब्लॉग? ले जी, अब पहला काम हमने ये सेटअप कर लिया, हमने डोमेन और होस्टिंग ले ली। उसके बाद हम जाएंगे वर्डप्रेस, वो हमें एक दे देंगे। लो जी, आपने educationpro.com के नाम से आपने एक वेबसाइट आप एंटर करेंगे, आपको एक कंट्रोल पैनल वो एक दे देंगे और मेमोरी अलॉट कर देंगे 1 GB। उसके अंदर आप डाउनलोड करेंगे हम आपकी जो है वर्डप्रेस को आप उसके अंदर डाउनलोड करेंगे। तो उसके बाद आप उसके अंदर एक अच्छा सा थीम लगाएंगे और उसमें कंटेंट डालना शुरू करेंगे आप, तो आपकी जो वेबसाइट है वो तैयार हो जाएगी। या फिर आप blogger.com पे जाकर भी आप फ्री में साइन अप करके वहां पे अपना ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, याद रखें कि blogger.com स्पेसिफिकली सिर्फ ब्लॉग से रिलेटेड है। ठीक है, ये ब्लॉग और वेबसाइट दोनों से रिलेटेड है ये चीज। ठीक है, अच्छा, अब जब आप इसमें कंटेंट डाल देंगे, ठीक हो गया, आपने साइन अप कर लिया, आपने कंटेंट अपना डाल दिया, उसके बाद आपने उस पर इतना कंटेंट डालना है कि आपके पास ट्रैफिक आने लगे, कम से कम 100, 200, 300, 400, 500, 1000 डेली के इतने आपके पास आने लगे। आपके जो विजिटर हैं, आपके विजिटर जब इतने आना शुरू हो जाएंगे और आते आते कम से कम आपको 6 मंथ ओल्ड जब आपकी वेबसाइट या आपका ब्लॉग हो जाएगा, तब आप अप्लाई कर सकेंगे गूगल एडसेंस के लिए। ठीक है, गूगल एडसेंस क्या भला है? गूगल एडसेंस ये एक एंटायरली, इसके ऊपर एक अलग पूरी वर्कशॉप दी जा सकती है, गूगल एडसेंस क्या चीज होती है। पर इतना मैं आपको कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि गूगल एडसेंस के थ्रू आपको मिलते हैं एड्स। ठीक है,
आपकी जिस तरह की भी वेबसाइट है, आप उसके ऊपर आप जगह अलॉट कर देते हैं कि इस जगह पे मुझे ऐड आपने चाहिए। तो जब आप गूगल एडसेंस में अप्लाई करेंगे, वो अगर आपके वेबसाइट या ब्लॉग को अप्रूव कर देता है, देन गूगल एडसेंस विल अलॉट यू सम एड्स। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट में कुछ ना कुछ आपको एड्स दे देता है कि आप ये अपनी वेबसाइट पे लगा लें। ठीक है, वो हमारी वेबसाइट पे विजिबल होने लग जाते हैं, और जो लोग उसके ऊपर आते हैं उसको देखते हैं, इंप्रेशंस उस पर क्रिएट होते हैं या फिर उस पर क्लिक करते हैं, तो आपको एडसेंस के थ्रू पैसे मिलते हैं। ठीक है, पर क्लिक के हिसाब से डिफरेंट रेट्स होते हैं। और अगर वो उस वेबसाइट, उस इश्तिहार के ऊपर क्लिक करते हैं, उस नेक्स्ट वेबसाइट पे जाके अगर कोई परचेजिंग भी कर लेते हैं, तो उसके और ज्यादा पैसे मिलते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ लिटिल कॉन्सेप्ट कि हम वेबसाइट्स के ऊपर अर्निंग जो है हमारी किस तरह से होती है। Now I'll encourage you guys to research a little bit more on this concept कि ब्लॉगिंग क्या है और इस तरीके से आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। आपका फीडबैक मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। देयर इज़ नो असाइनमेंट फॉर टुडे, मगर आप इसको सर्च कीजिए, दिस इज़ योर असाइनमेंट, और इसको समझिए अच्छे तरीके से, और जो प्रीवियस असाइनमेंट्स हैं उसको टाइमली चेक कराइए। और दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।